नमस्ते। सॉलिड फैक्ट्स विद हेमंत अत्री में आप सबका स्वागत। जैसा आप देख रहे हैं हेमंत सर हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत स्वागत है सर आपका। पहली चीज़ तो ये कि सर कल के शो में चूंकि जस्टिस दीपांकर जो है वो भट्टाचार्य मैंने बोल दिया था, तो वो जस्टिस दीपांकर दत्ता है, वो एक मिस्टेक है, स्लिप ऑफ टंग उसको माना जाए। और दूसरा, जरा आज के हम मुद्दे पर आते हैं। अडानी साहब को लेकर के बड़ी खबर आ रही है कि उन्होंने अपने ही संस्थानों से इस्तीफा देना शुरू कर दिया है। बोर्ड से उनका इस्तीफा हो गया है और इस क्रम में जो है शायद ये इस्तीफे और भी कंपनियों से हो सकते हैं। दो चीजें हैं सर समझने की। राहुल गांधी ने भी उसको लेकर के ट्वीट किया है कि मोदी जी को, मोदी जी इसलिए ट्रंप की किसी बात का जवाब नहीं दे सकते क्योंकि वहां पर अडानी साहब को लेकर मुकदमा चल रहा है, गर्दन वहां फंसी पड़ी है, उनके पास कोई विकल्प नहीं है। सवाल मेरा ये है सर, एक तो कंपनियों का ये सामान्य तौर पे भी होता है कि बहुत सारे डायरेक्टर इधर से उधर होते हैं, इस कंपनी से छोड़ेंगे उस कंपनी में ज्वाइन करेंगे, उस कंपनी से छोड़ेंगे उस कंपनी में ज्वाइन करेंगे, ये चलता है। तो क्या ये सामान्य प्रक्रिया है या फिर अडानी जी का ऐसे समय पर जब बहुत सारी बातें चल रही हैं, दुनिया के कई देशों में इनके व्यापार को जबरन बंद कराया जा रहा है और इसके अलावा जिस तरीके से अमेरिका में गर्दन फंसी पड़ी है, इन सब का कोई कनेक्शन है अडानी जी के इस्तीफे से? राम प्रकाश जी नमस्कार, आपको सारे दर्शक साथियों को। देखिए, अडानी जी का जो पोर्ट का साम्राज्य है वो उनकी सारी कंपनियों में सबसे बड़ा साम्राज्य है। और ये कंपनी जो अडानी पोर्ट्स एंड एसईजेड है, ये दर्शकों को जानना बड़ा जरूरी है कि ये सबसे ज्यादा नेटवर्थ वाली 3 लाख करोड़ रुपए की कंपनी है। 3 ट्रिलियन की कंपनी है ये। और इसका जो भारत के अंदर बंदरगाहों से टोटल व्यापार है, हैंडलिंग जिसको आप बोलते हैं पोर्ट पे, इंडिया की टोटल का 28%, यानी कि सबसे बड़ी कंपनी भारत में अगर कोई है तो वो अडानी पोर्ट्स एंड एसईजेड है। नंबर एक बात। नंबर दो, आपने कहा कि किन परिस्थितियों में जवाब दिया, इस्तीफा दिया। बेसिकली क्या है राम प्रकाश जी, जो कभी भी इस्तीफा दिया जाता है वो डायरेक्टर, सीईओ और दूसरे लेवल पे होता है। ही वॉज एग्जीक्यूटिव चेयरमैन, कंपनी के मालिक हैं। और एग्जीक्यूटिव चेयरमैन का इस्तीफा कल की तारीख में हुआ, और ये कह करके जो स्टॉक एक्सचेंज फाइलिंग आप देखेंगे कि वो कल से ही लागू हो गया। आपने कभी सुना है ऐसा? कोई एक सामान्य मैं और आप इस्तीफा देते तो भी हम एक तारीख लिखते कि फला तारीख से ये इफेक्टिव होगा और ये हमारा नोटिस पीरियड हम देते हैं। तो ये तो इतना बड़ा साम्राज्य है कोर्ट का, उसमें से एक तरीके से यूं इस्तीफा देना वो कोई सामान्य घटना आप किसी भी रूप में नहीं मान सकते। ये पूरे तरीके से अप्रत्याशित है, नंबर एक। और नंबर दो, ये वैसे ही नहीं है, इसकी एक गंभीर बैकग्राउंड है। जिस तरीके से अमेरिका में जो उनका जो सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ने केस फाइल किए इनके खिलाफ और इनके भतीजे के खिलाफ, उन दोनों की आपको पता है 11 तारीख को न्यूयॉर्क कोर्ट में कोर्ट ने क्या कहा था कि 11 अगस्त तक हमें कंप्लायंस दो कि जो वहां पे फ्रॉड के केस दर्ज हुए हैं, सिविल और क्रिमिनल दोनों, उनके संबंध अडानी को तामील हुए या नहीं। और आज कितनी तारीख है? उससे पहले ये हुआ है। नंबर एक, मत भूलिए कि ईरान से जो आपकी एलपीजी और तमाम चीजें, जो क्योंकि अमेरिका की सैंक्शन है वहां पर, आपको ध्यान होगा कि वहां से कोई भी चीज लाने का। और आपने तमाम अमेरिकी अखबारों में देखा होगा लगातार कि किस तरीके से चोरी छुपे अडानी टैंकरों के जरिए घुमा फिरा करके और मुद्रा पोर्ट पर बड़े भारी पैमाने पर गैस लाने के आरोप है, और उनकी जांच चल रही है अमेरिका की तमाम एजेंसियों के द्वारा। तो ऐसा लगता है कि जो जिस तरीके से, जिन हालात में उन्होंने इस्तीफा दिया है और जिन जांचों का वो सामना कर रहे हैं, और जो हालत भारत के साथ ट्रंप के संबंधों की, जिस तरीके से पानी पी पी कर भारत को निशाना बना रहे हैं ट्रंप पिछले, अब जब से, अब ये कह सकते हैं जब से ऑपरेशन सिंदूर खत्म हुआ है, पहले उन चीजों को लेकर के निशाना बढ़ा रहे थे, अब टैरिफ को लेकर के और तमाम चीजों को लेकर के। और ट्रंप जिस तरीके के ब्लैकमेलर है, वो मुझे और आपको बताने की जरूरत नहीं, वो विशुद्ध धंधेबाज आदमी है, शातिर आदमी। उनको बहुत अच्छे से ये पता है कि अब मोदी जी के और अडानी के क्या संबंध है। और वो उन्होंने 12-13 फरवरी के विजिट में, आपने भी देखा होगा, उन्होंने भी देख लिया, जो पूरे इंटरनेशनल मीडिया के सामने जिस तरीके से वहां पर क्या सवाल पूछा गया था मोदी जी से, और ट्रंप बिल्कुल बाजू में ही खड़े हुए। और ट्रंप साहब से उन्होंने क्या कहा, मोदी जी ने वहां, कि दो देशों के राष्ट्राध्यक्ष व्यक्तिगत मामलों पर ना तो कभी बात करते हैं ना मुलाकात करते हैं। और जो उस समय मोदी जी की आपने दैहिक भाषा देखी थी, जिस तरीके से वो अनईजी हुए थे, तो ट्रंप उन चीजों को पकड़ने में बड़े शातिर कलाकार थे, उनको पहले भी पता है। और जब से ये पाकिस्तान वाला मसला हुआ है, ऑपरेशन सिंदूर वाला, उसके बाद एक चीज आप ऑब्जर्व कर रहे हो कि भारत को चुन चुन के निशाना बना रहे हैं अलग अलग तरीके से। भारत मृत अर्थव्यवस्था है, भारत ये है, भारत वो, उनको क्या लेना है भारत की अर्थव्यवस्था से। लेकिन कहीं ना कहीं उनका निगाहें कहीं पर है और निशाना कहीं और। तो जो अडानी साहब का जो इस्तीफा है अपनी सबसे बड़ी कंपनी से,
वो सामान्य नहीं है और उसकी एक गंभीर फॉल आउट भी हो सकते हैं। और जिस तरीके से अडानी फंसे हुए हैं, केन्या ने, आपको ध्यान होगा, $2.6 बिलियन के दो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोडक्ट उनके जो प्रोजेक्ट थे उनको भी खत्म कर दिया है, रिजेक्ट कर दिया एक तरीके से। तो वो कहीं ना कहीं इंटरनेशनली जो स्टैंडिंग है उस पर कहीं ना कहीं इम्पैक्ट वो करेगा। और जिस तरह की जांचें इनके खिलाफ चल रही हैं, चाहे वो अमेरिका के अंदर है, चाहे वो ईरान से तेल लाने की है, वो जो उथल पुथल की अटकलें हैं वो कहीं ज्यादा तेज हो गई हैं, ना केवल इस कंपनी के लिए, ओवरऑल अडानी के बिजनेस साम्राज्य के लिए अगर आप बात करेंगे। क्योंकि कोई भी बिजनेस कॉर्पोरेट हाउस है, बड़ा हाउस, आज की तारीख में देखिए, आप उनको छोटा तो नहीं मान सकते। तो उसके अंदर ना केवल ग्रुप का भविष्य एज ए कॉर्पोरेट ग्रुप, बल्कि उसका जो लीडरशिप की स्टेबिलिटी होती है राम प्रकाश जी, क्या वो सही है या नहीं है। क्योंकि आज आपने जिस तरीके से अडानी पोर्ट्स और ऐसी जैसे इस्तीफा दिया है, किन्हीं परिस्थितियों में दिया है, तो क्या बंदा, व्यक्ति तो वही है, गौतम अडानी, एक केस में होते हैं, सारी की सारी फंडिंग कहाँ होती है, इंटरनेशनल फंडिंग होती है। तो अगर अमेरिका उनके ऊपर स्क्रू टाइट करता है, और जिसकी अब पूरी संभावना है, जिस तरह के संबंध और जिस तरह के मतभेद मोदी जी और अपने ट्रंप के बीच में अपेरेंटली दिख रहे हैं, तो ये लगता है कि अडानी के लिए ये बुरे दिनों की शुरुआत है। और कहीं ना कहीं अगर इसको दूर टाइम लॉन्ग टर्म में देखोगे आप, तो मोदी सत्ता के लिए भी ये बहुत खतरनाक घंटी है जो आने वाले समय में, क्योंकि एकदम एट द ड्रॉप ऑफ ए हैट इस्तीफा हुआ है कि कल ही इस्तीफा, कल ही स्टॉक एक्सचेंज फाइलिंग, और वहीं ये बता दें कि ये इस्तीफा आज से ही लागू हो गया। हालांकि अडानी के ग्रुप ने क्या कहा है कि ये सामान्य जो प्रैक्टिसेस है उसके तहत किया गया, गवर्नेंस, कॉर्पोरेट गवर्नेंस प्रैक्टिसेस के तहत। तो गवर्नेंस प्रैक्टिसेस तो बहुत पहले से है यहाँ पर, कल तो कोई नहीं लागू हो नहीं गई। तो दिस हैज कम लाइक ए ब्लू फ्रॉम द बोल्ट। तो उस सारी स्थिति को आप उस तरीके से देखिए, और इसके आने वाले समय में गंभीर फॉल आउट हो सकते हैं, ना केवल ग्रुप के लिए बल्कि मोदी सत्ता के लिए भी। सबको पता है कि अडानी कितने करीब है, और क्या कहा जाता है उनके बारे में कि राजा की जान तोते में। ये आपने सुना होगा, बड़ा फेमस फ्रेज। तो कहीं ट्रंप उसको तो वो नहीं करेंगे जिसके आने वाले दिनों में देखा जाएगा। नहीं, जैसा अभी हमने देखा कि जिस जो स्क्रीन पे वीडियो दिख रही थी, किस तरीके से अडानी साहब जो है, अडानी साहब के कार्यक्रम के लिए मोदी जी पहलगाम के 26 निर्दोष नागरिकों के मारे जाने के बाद बजाय कोई कार्रवाई किए जाने के पहलगाम न जाकर के अडानी साहब के कार्यक्रम में चले गए थे, और कैसे वहां पर हंसी ठिठोली कर रहे थे, शशि थरूर को कैसे वो टारगेट करके कांग्रेस को टारगेट करना चाह रहे थे, ये सबने देखा है। सर, मेरा सवाल ये है, अडानी जी के इस्तीफे का क्या कोई कनेक्शन मोदी जी के 75 साल पूरा होने से भी है क्या? मोहन भागवत ने जो बयान दिया कि 75 साल का पूरा करने की शॉल जब ओढ़ लिया आपने तो नई को जिम्मेदारी दीजिए। अडानी जी को ये समझ में आ गया है, जिस तरीके से मोदी जी का विरोध हो रहा है, कभी भी ये कुर्सी जा सकती है, और कुर्सी जाते ही तुरंत देश की जो एजेंसियां हैं उनके गिरफ्त में, उनका शिकंजा जो है वो सीधे अडानी साहब के गर्दन पे कसेगा। अडानी साहब भी उसकी तैयारी तो नहीं करने लगे? नहीं नहीं राम प्रकाश जी, देखिए, ये इसका संबंध विशुद्ध तौर पर अमेरिका से है। जिस तरीके से बढ़ती अंतर्राष्ट्रीय आलोचना है चारों तरफ से, अमेरिकी अधिकारी कथित प्रतिबंधों के उल्लंघन को और रिश्वतखोरी को लेकर जिस तरीके से अडानी समूह की जांच कर रहे हैं, उससे लगता है कि ये सारी चीजें, दरार जो है वो उन चीजों से जुड़ी हुई है कहीं ना कहीं। और वैश्विक जांच की जो एक बात है, संसदीय दबाव, संसद के अंदर जो कुछ चल रहा है, तो उस सब को लेकर के, और ईरान वाले आरोप खासतौर पर, उससे लगता है कि अडानी साम्राज्य उथल पुथल के दौर से गुजर रहा है। और उसमें एक बड़ी भूमिका जो ट्रंप की भारत के साथ जो कुछ चल रहा है उसकी एक बड़ी भूमिका है। और एक चीज तय मान के चलिएगा, जब तक मोदी सत्ता है, जब तक भारत में मोदी सत्ता है, अडानी को कोई छूने वाला नहीं। जितने गंभीर से गंभीर आरोप कॉर्पोरेट गवर्नेंस में हो सकते हैं वो सारे, ऐसा बताइए एक आरोप जो उनके ऊपर ना लगा हो आज तक, हिंडनबर्ग की रिपोर्ट से लेकर के, शॉर्ट सेलिंग से लेकर के, मनी की साइफनिंग से लेकर के, उनकी पोर्ट से 3,000 किलो हेरोइन पकड़े जाने से लेकर, दुनिया का सबसे बड़ा जखीरा था 3,000 किलो हेरोइन, क्या हुआ। तो जब तक मोदी सत्ता है तब तक उनको कोई छू नहीं सकता। जिस दिन मोदी सत्ता नहीं रहेगी तब उनको कोई बचा नहीं सकता। ये दोनों ही चीजें क्लियर रखिएगा, क्योंकि उसमें अकेले अडानी नहीं है ना, वो पूरे का पूरा जो सत्ता के साथ जो उनका जो भी है वो सारी चीजें आएगी। लेकिन वो जब तक मोदी जी है तब तक सवाल पैदा नहीं होता। पूरी दुनिया ने चीख लिया, चिल्ला लिया। अडानी के ऊपर क्या आरोप है कि उन्होंने अमेरिकन निवेशकों के 2100 करोड़ रुपए बतौर रिश्वत भारत के तमाम लोगों को दी, अपने उसके सोलर प्रोजेक्ट्स के लिए। अमेरिका के अंदर जांच हो रही है, और भारत में जहां पर रिश्वत दी गई कथित तौर पर, उसको लेकर के नोटिस भी हुआ क्या आज तक? हिंडनबर्ग की कितनी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी रिपोर्ट थी, कुछ हुआ क्या? मनी साइफनिंग की लेकर के, मनी रिरूटिंग से लेकर के,
और ऑफशोर कंपनियों से लेकर के जितने भी आरोप संभव है कॉर्पोरेट गवर्नेंस में, पीएमएल के, ये वो, क्या कोई आरोप आपको लगता है बचा हुआ है? सारे के सारे लोग हैं। उसके बावजूद मोदी मोदी सत्ता का संरक्षण है। तो उन परिस्थितियों में जब तक मोदी जी हैं तब तक खतरा कोई नहीं। मोदी जी के बाद क्या स्थितियां होंगी, केवल आप कल्पना कर सकते हैं। और यही सबसे बड़ी चुनौती जो मैं आपको कह रहा था ना, कि इंटरनेशनली सत्ताएं आती हैं जाती हैं, डेमोक्रेसी में स्थायी सत्ता नहीं होती। इसीलिए जो अडानी साहब पे सबसे बड़ा फाइनेंसिंग का इशू आएगा, वो यही आएगा, लीडरशिप की स्टेबिलिटी का। कि जब अगर कोई परिस्थिति बदली सत्ता की, तो फाइनेंसिंग का क्या होगा विद इन कंट्री, भारत के अंदर, भारत से बाहर। और अभी तक तो आपने देखा जहां भी मोदी जी जाते हैं, अडानी वहां पहुंचते हैं, और उसके बाद जिस तरीके से डील्स होती है, तो वो स्थिति, और अडानी और मोदी का रिश्ता कभी छुपता भी नहीं। आपने देखा कि केरल में जिस तरीके से प्रधानमंत्री गए थे, और उन्होंने एक स्पेसिफिक टिप्पणी की थी, अगर मैं आपको याद दिलाऊं दोस्तों, उन्होंने कहा था कि इन्होंने केरल में इतनी जबरदस्त पोस्ट बना दी, और वहां 30 साल से काम कर रहे हैं गुजरात में, गुजरात के लोग इनसे पूछे तो मजाक कर रहे थे हालांकि, लेकिन वो एक प्रशंसा का तरीका था कि केरल की पोस्ट बहुत कहीं शानदार है। तो बेसिकली कहीं ना कहीं वो इनडायरेक्ट मार्केटिंग थी। और अडानी की और मोदी की मित्रता, इसमें कहीं कोई कंफ्यूजन ना तो देश को है, ना उनको है, ना दुनिया को। एवरीबडी नोज इट। और राहुल गांधी तो रह करके क्या कहते हैं कि राजा की जान तोते में। और तमाम मसलों पर आपने भी देखा, चुनाव से पहले देखा, 2002 में जब मोदी जी गए थे गुजरात, तब से लेकर के अडानी की विकास यात्रा देख लीजिए। 2014 में अडानी साहब का क्या नेटवर्क था, आज कितना नेटवर्क है? केवल 8 गुना है। और केवल 2023-24 की आप बात करेंगे, एक साल के अंदर अडानी जी का नेटवर्क डबल हुआ, बॉम्बे के तमाम उन प्रोजेक्ट्स के कारण, एक साल के अंदर। वो मैंने आपको चार्ट दिया है, वो दिखाइएगा कि लास्ट ईयर किस तरीके से उनके नेट अर्थ वैल्यूएशन के अंदर बढ़ोतरी हुई। वो चार्ट भी आपके पास है, वो दर्शकों को जरूर। लेकिन सर, अगर इसको ट्रंप का कनेक्शन माना जाए, तो ट्रंप के दबाव में अडानी जी अपनी कंपनियों से इस्तीफा क्यों देंगे? क्या हो जाएगा? क्योंकि अगर मान लीजिए ट्रंप, कोई उनको ऐसा तो है नहीं कि अडानी कोई ऐसी चीज है कि कोई आया और उठा के लेके चला गया। भाई, इस देश में जिस तरीके से कहा जाता है, आरोप लगाया जाता है कि इस देश की सत्ता की एक तरीके से बागडोर उनके हाथ में है, उनके इशारों पर सत्ता चलती है। भाई, जिसके लिए बिजनेस जुटाने खुद देश का प्रधानमंत्री दुनिया के दूसरे देशों में जाता हो, वो कोई सामान्य व्यक्ति तो है नहीं कि आप उसको उठा के लेके चले जाएंगे। रही बात अगर वहां के कोर्ट आदेश कर देता है अडानी को गिरफ्तार करने की, तो भाई उसकी एक प्रक्रिया है, और उस प्रक्रिया को पूरा करने में दसियों साल लगेंगे कम से कम। और हो सकता है कि सरकार ना भी माने। जब ऐसी परिस्थिति है तो फिर ट्रंप का दबाव अडानी के ऊपर इतना ज्यादा कैसे माना जाए कि उनके प्रेशर में ये इस्तीफा हुआ? नहीं राम प्रकाश जी, अमेरिका की कोर्ट है, वो भारत की कोर्ट नहीं कि जहां 20 साल तक समन खेलते रहे थे। पहली बात तो ये। दूसरी बात, वहां के जो फेडरल सिस्टम है उसके अंदर क्या आरोप है कि अमेरिकी निवेशकों से आपने पैसा जुटाया, और भारत के नेताओं को, तमाम लोगों को रिश्वत दी 2100 करोड़ की। तो उसका जो उन्होंने वो लिया है, वो कहा कि अमेरिकन निवेशकों के साथ फ्रॉड है। और जो फॉरेन करप्ट प्रैक्टिसेस एक्ट है, एफसीपीए, उसके तहत इनको बुक किया गया है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन के द्वारा। जैसे अपने यहाँ सेबी होती है, वैसे वहां एससीआई होती है, सिक्योरिटी एक्सचेंज, एससीसी। तो वहां पर 2 केस दर्ज हुए हैं राम प्रकाश जी। एक केस है सिविल केस, जिसके अंदर सिविलियन कार्रवाई, दीवानी कार्रवाई चलती है, और साइमल्टेनियसली दूसरा केस दर्ज हुआ है फौजदारी का। और उस फौजदारी के केस में राम प्रकाश जी 34 साल तक की सजा हो सकती है। जो जितने आरोपों को फाइल किए गए, जो जिसको आप कहते हैं प्रोसिक्यूशन कंप्लेंट जो है, उसके अंदर जो आरोप फाइल किए, अगर उनको आप सच माने तो 34 साल तक की सजा हो सकती है अमेरिका में, ये मत भूलिएगा। और वो इनको भी है और इनके भतीजे को भी है, तो ये दोनों ही उसके अंदर नेम है। तो बेसिकली क्या है कि अमेरिकन कोर्ट से सम्मन होना, और नवंबर में सम्मन हुए थे, आज आप अगस्त के अंदर। और अभी भी जज ने क्या कंप्लायंस मांग रखी है, आपको ये भी ध्यान होगा कि 12 अगस्त तक सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ये बताए न्यूयॉर्क की कोर्ट को कि क्या वो सम्मन तामील हो गए हैं या नहीं हो गए। और वही सम्मन पिछले साल नवंबर में भारत भेजे गए थे लॉ मिनिस्ट्री के जरिए। लॉ मिनिस्ट्री ने उनको केवल एक रेफर दिया था बैक, कि हमने वो गुजरात कोर्ट को भेज दिए। उसके बाद वो सम्मन तामील हुए या नहीं हुए, उसकी कंप्लायंस 12 तारीख को हियरिंग के दौरान मिलेगी। जब आप अमेरिकन कोर्ट में फंसते हैं ना राम प्रकाश जी, तो ये मान करके चलिएगा कि वो आपको छोड़ते नहीं है, खासतौर पर क्रिमिनल केस में। सिविलियन केस में तो क्या है, सिविल के केस में कि आपने कोई फ्रॉड किया तो आपके ऊपर कुछ गुना उसका वो लगा करके जुर्माना, और वो छोड़ देते हैं। आप कंपाउंड बोलते हैं उसको, कंपाउंडिंग में देते हैं। लेकिन क्रिमिनल केस के अंदर अगर वहां वारंट हुआ, तो आपका दुनिया के अंदर मूव होना ही मुश्किल हो जाता है। वो स्ट्रेट अवे तमाम जो सहयोगी देश है अमेरिका के, वहां आपका लुकआउट नोटिस जारी कर देते हैं,
और कहीं से भी आदमी को पकड़ करके सीधा वहां, वो इंडियन कोर्ट्स नहीं है, माफ कीजिएगा, कि तमाम स्टे स्टे खेलते रहिए, एंटीसिपेटरी बेल ले ली, फिर रेगुलर बेल ले ली और अपने गायब हो गए, देश भी छोड़ के भागे। ऐसी तमाम दुर्लभ प्रतिभाएं भारत के अंदर, दुर्दांत प्रतिभाएं हैं, विजय माल्या से लेकर के तमाम, जो मोदी जी के ही कभी ना कभी दोस्त रहे गुजराती, और वो सारे के सारे विदेश में बैठे हुए। अमेरिका का कोई भगोड़ा इस तरीके का नहीं मिलेगा, इकोनॉमिक फ्यूज तो नहीं मिलेगा आपको, पकड़ लाएंगे वो कहीं से भी। और वहां का अमेरिका का वांटेड व्यक्ति कहीं भी किसी सरहद में घूमता है तो ये मान के चलिए वो 24 घंटे खतरे में होता है। तो उसकी आपकी भारत की अदालतों से तुलना, भारत की न्यायिक प्रक्रिया से तुलना सर थोड़ा सा गलत हो प्रत्यर्पण जाएगा। सर प्रत्यर्पण तो नियम के तहत ही होगा ना, जो प्रत्यर्पण की संधि होगी उसी के तहत होगा। तहब्बुर राणा को लाने में भारत को कितने साल लगे हैं, वो सीधा सीधा एक एग्जाम्पल है। अगर अमेरिकी कोर्ट्स या अमेरिकी विदेश विभाग इतना तेज काम करता तो क्या तहब्बुर राणा को लाने में इतने साल लगते? तो उसी तरीके से भारत में है, जब एक नोटिस का जवाब भारत इतने समय में दे रहा है कि हाँ भाई नोटिस भेज दिया गया है, इससे ज्यादा कैजुअल क्या होगा? इतना कैजुअली तो अपने देश के मामलों में नहीं रहता है, शायद विभाग नहीं रहते हैं भारत क्या या तमाम प्रदेशों के, जितने कैजुअली अमेरिका को जवाब दे दिया गया कि हाँ भाई नोटिस भेज दिया गया है। बहुत ही बेहतरीन सवाल है राम प्रकाश जी आपका। देखिए, दोनों चीजों में एक आपको अंतर करना पड़ेगा। अमेरिका का वांटेड कोई भी व्यक्ति दुनिया के किसी भी, प्रत्यर्पण तो वो है ना जब कोई व्यक्ति भारत में है उसको यहां से लेके जाना। अडानी तो पूरी दुनिया में घूमते हैं भाई, वो दुबई भी जाते हैं, वो सिंगापुर भी जाते हैं, तमाम देशों के अंदर का बिजनेस एम्पायर है। और अगर अमेरिका से लुकआउट नोटिस जारी होता है तो किसी भी देश में उनको पकड़ लिया जाएगा। ये है ना प्रत्यर्पण, तो तब है जब भारत से ला रहे हो आप। अडानी कोई बिहाइंड दी बार्स नहीं है, वो एक मूविंग व्यक्ति है, पूरी दुनिया के अंदर घूमते हैं। और जहां पर भी अगर लुकआउट नोटिस हुआ तो अडानी की पहली बात तो मोबिलिटी ठप हो जाएगी देश से बाहर, पहली बात तो ये देख लीजिए। और अगर कभी बाहर गए उनको अरेस्ट करने में कितनी देर लगती है? ये सारी चीजें बेसिकली क्या, तहव्वुर होना क्या चीज था कि वो अमेरिकन जेल के अंदर था, ही वाज ए वांटेड क्रिमिनल। उसको जब आपने लाना है तो उसके लिए एक यू हैव टू फॉलो ए ड्यूली लेड प्रोसेस एज पर द म्यूचुअल एग्रीमेंट, जो संधि आप बोलते हैं प्रत्यर्पण संधि। उनको कुछ कागज चाहिए, आपको कुछ कनेक्शन प्रूव करना पड़ेगा, उन सबूतों का साक्ष्य होगा, दस्तावेज होंगे, तमाम अदालतें हैं, उसके थ्रू आप आएंगे। लेकिन कोई आपका वांटेड व्यक्ति दुबई में घूम रहा है, सिंगापुर में घूम रहा है, किसी यूरोपियन देश में घूम रहा है, और वो उनके डायरेक्ट एलाइज एफबीआई के और तमाम एजेंसियों के, तो वो उस आदमी को वहीं से दर पकड़ लेते हैं। ये चीज हमेशा ध्यान रखेंगे। अभी भारत का एक नागरिक, आपने ध्यान होगा ना, वहां पे बंदे को उसके सुपारी के चक्कर में कहां से उठा करके कहां पकड़ा है, और उसके बाद तमाम तार जुड़ते चलेंगे। तो अमेरिकन एजेंसियां, अमेरिकन कोर्ट ऐसे काम नहीं करती हैं जैसे भारत करता है। और अडानी कोई बिहाइंड दी बार्स नहीं है, ही इज ए फ्री मैन। तो उनको भारत से ही लेना जरूरी थोड़ी। प्रत्यर्पण तो सही बात है आपकी, हो सकता है 10 साल भी ना दे। और प्रत्यर्पण रोकने का एक सबसे गजब तरीका और बताऊं आपको, कि एक छोटा सा कोई केस लगा देते हैं उस देश के अंदर, अगर नहीं भेजना हो तो ये कहेंगे जी वो तो वहां के केस फेस कर रहा है, उसके बाद हम देख लेंगे। विकास यादव के केस में आपको ध्यान होगा, उनके खिलाफ यह एक केस दर्ज है। तो वो सारी चीजें चलती है डिप्लोमेटिकली। लेकिन इस तरह की चीज जो है कि जहां अमेरिकन निवेशकों के साथ फ्रॉड, तो ये बेसिकली क्या है, ट्रंप जैसा व्यक्ति जो सनकी है और जिस तरीके की बातचीत वो कर रहा है, उसको बाजू मरोड़ने का एक बड़ा हथियार मिला हुआ है। और उसको ये पता है कि अडानी के नाम पर मोदी जी को ब्लैकमेल किया जा सकता है, उसी का लाभ उठाने की कोशिश कर सकता है। और कहीं ट्रंप को इस तरह का सर्जिकल स्ट्राइक ना करवा दे, उसको प्रिएम्प्ट करते हुए, ऐसा मेरा मानना है कि इन्होंने सुरक्षा की दृष्टि से अपना इस्तीफा दे दिया है। कहने को क्या है, आप एग्जीक्यूटिव चेयरमैन थे, अगर आपने इस्तीफा दे दिया, नॉन एग्जीक्यूटिव होगी, उससे क्या फर्क पड़ता है? कंपनी तो अडानी तो की रहेगी ना, कंपनी सर तो परिवार की रहेगी। ये इस्तीफा अडानी साहब के लिए कितना बड़ा हथियार है? क्या ट्रंप से, अगर ट्रंप उनके नाम पर ब्लैकमेल करना चाह रहे हैं भारत के प्रधानमंत्री को, तो या भारत के प्रधानमंत्री को क्या ही ब्लैकमेल करेंगे, मोदी जी को अगर ब्लैकमेल करना चाह रहे हैं तो वो ब्लैकमेल इस्तीफे के बाद नहीं कर पाएंगे? या जो मामला अमेरिका में चल रहा है, क्या इनके इस्तीफा दे देने से वो मामला कमजोर हो जाएगा, या इतना कमजोर हो जाएगा कि अडानी खुद को बचा सकें, गौतम अडानी गिरफ्त में ना आए, उनको पेनाल्टी ना देना पड़े? क्या इतना बड़ा हथियार है ये इस्तीफा? नहीं नहीं, बिल्कुल ही नहीं है राम प्रकाश जी। देखिए, इस्तीफा तो कल की तारीख से लागू होगा ना। जिन चीजों की जांच हो रही है वो तो उससे पहले की चीजें, सारी चीजें पुरानी। और उस समय अडानी साहब एग्जीक्यूटिव चेयरमैन थे किस चीज के, जो भी सोलर प्रोजेक्ट्स इंडिया के अंदर लगने थे, जो पैसा उगाया गया अमेरिकी निवेशकों से, उस समय तो चेयरमैन थे ना वो। तो उनके कार्यकाल के आरोप, ये तो क्या है बेसिकली कि आप मेरे ऊपर हमला करने आ रहे हैं, मैं उसको प्रिएम्प्टिव ये कर लूं कि थोड़ा सा बचने की कोशिश कर लूं। कागजी खाना पूर्ति का एक मामला है कहने को, लेकिन इसकी रेमिफिकेशंस नेशनल नहीं, इंटरनेशनल। अडानी का जो पूरा बिजनेस एम्पायर है, नॉट ओनली इन इंडिया, ग्लोबली,
उसकी स्टेबिलिटी पे, उसकी फाइनेंसिंग पर, उसकी क्रेडिबिलिटी पर, उसकी कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर, उन सारों पर सवाल उठेंगे जो अल्टीमेटली किसी भी कॉर्पोरेट हाउस के लिए बड़े खतरनाक होते हैं लॉन्ग टर्म सर्वाइवल के लिए और उसकी फर्दर ग्रोथ के लिए। इसको इस रूप में देखें आप। बेसिकली जो अगर ईरान से जो भी आप तेल लेके आए, एलपीजी लेकर के सैंक्शंस के बावजूद, तो कल से पहले लेके आए हो ना, कल के बाद के लिए ठीक है आप आउट हो गए, कंपनी जिम्मेदार हो सकती है, वो सारे आरोप तो पुराने हैं। तो आप एक तरीके से बच नहीं निकल सकते, आप केवल एक पोस्टरिंग कर रहे हो। और इस तरह की सलाह कौन देते हैं? वकील सलाह देते हैं इस तरह की कि आप ऐसा कर लीजिए, आप ऐसा कर लीजिए। लेकिन सवाल तो यह है ना कि कल के बाद तो वो मुक्त हो सकते हैं ये कह के कि मैं तो नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन, लेकिन कल से पहले तो जो कुछ भी है कंपनी के ऑल एक्ट्स ऑफ ऑमिशन एंड कमीशन, उसके लिए तो स्टेट अडानी जिम्मेदार है, कोई और हो ही नहीं सकता। इज एग्जीक्यूटिव चेयरमैन दे। तो ये सारी पोस्चरिंग है। और ये देखिए, और जब इस तरह की चीज में जब आपको मान लीजिए कन्विक्ट किया जाता है किसी मामले में, या समनिंग की जाती है, या कोई वारंट होता है, तो आप उस जिम्मेदारी से कैसे बचेंगे? आप कैसे कहेंगे कि मैं नहीं था उस टाइम? यू आर देयर, वेरी मच ऑन रिकॉर्ड। इस्तीफा तो भाई 5 अगस्त से लागू हुआ ना, तो उतनी सी बात है। ये एक प्रिएम्प्टिव चीज है कि हम उससे साइड स्टेप करने की कोशिश कर लें, केवल इतना। एक और चीज है सर, ट्रम्प साहब की बात हो रही है, ट्रम्प साहब भारत को आंख दिखा रहे हैं, वो कह रहे हैं 25% टैरिफ लगा दूंगा, और बड़ा टैरिफ लगा दूंगा, ये कर दूंगा, पेनल्टी लगा दूंगा इत्यादि। खबर तो ये है कि भाई वो खुद जिस इकोनॉमी को डेड बता रहे हैं वहीं से वो माल बना रहे हैं। तो जब माल बना रहे हैं तो इस देश से वो धमका तो सकते हैं, लेकिन क्या वास्तव में नुकसान कर सकते हैं? और क्या ये एंगल मोदी जी की समझ में नहीं आ रहा है कि ट्रम्प भी वास्तव में, भाई आज की तारीख में पैसा बड़ी चीज है और ट्रम्प एक व्यापारी हैं, उनके लिए भी पैसा उतना ही इंपॉर्टेंट है। तो मोदी जी इस खेल को नहीं समझ पा रहे हैं कि उनके पास भी एक तुरुप का इक्का है जिसको चलना चाहिए उनके ट्रम्प के सामने। बहुत ही बेहतरीन सवाल है राम प्रकाश जी आपका। ट्रंप की तो जो ये चीज है, अगर मोदी जी को हल्की, देखिए मोदी डायरेक्ट कहीं अमेरिका में इन्वॉल्व नहीं है उस तरीके से ऑन पेपर। अडानी इन्वॉल्व है, तो अडानी से पल्ला भी झाड़ा जा सकता है किसी स्टेज पे। लेकिन ट्रंप, डोनाल्ड ट्रंप की जो कंपनी है ट्रंप ऑर्गेनाइजेशन, उसका भारत में कितना धंधा है केवल आप कल्पना कर सकते हो। ट्रंप ऑर्गेनाइजेशन का 6 जो शेयर है भारत के, उनके अंदर ट्रंप ऑर्गेनाइजेशन का धंधा है बहुत बड़े पैमाने पर। और वो शेयर कौन से हैं? 1 करोड़ 10 लाख स्क्वायर फीट का वो धंधा कर रहे हैं रियल एस्टेट का भारत के अंदर। और वो शहर कौन से हैं? पुणे का ट्रंप वर्ल्ड सेंटर, नोएडा में ट्रंप रेजिडेंसीज, गुरुग्राम, बेंगलुरु, हैदराबाद, मुंबई, इन सारे शहरों में ट्रंप टावर का धंधा डोनाल्ड ट्रंप के परिवार का है, ये ध्यान रखिएगा। दूसरा, भारतीय अर्थव्यवस्था को श्रीमान जी मृत बताते हैं। और अमेरिका का के बाद अगर ट्रंप का सबसे बड़ा कोई व्यापार है ट्रंप टावर्स, ट्रंप ऑर्गेनाइजेशन का, तो भारत के अंदर ही, याद रखिएगा। उसको मृत बताते हैं। ये दोगलापन, ये फर्जीवाड़ा जो है, उस आदमी का ही समझना चाहिए आपको। और वो पिछले 10 सालों की बात आ रहा हूँ, केवल पिछले साल में ट्रंप ऑर्गेनाइजेशन ने भारत से 175 करोड़ रुपया कमाया लास्ट ईयर में। तो अगर बेसिकली मोदी जी चाहे तो 1 मिनट में आर्ट ट्विस्टिंग उनकी भी हो सकती है। और उनके यहाँ तो बहुत बड़े कारनामे भी हैं। उनके जो 2-3 जो पार्टनर हैं, उनके ऊपर तो गुड़गावा में एक जज को रिश्वत देने तक का आरोप है, पकड़े भी गए हैं लोग। तो अगर फॉरेन करप्ट प्रैक्टिसेस एक्ट अगर अडानी के ऊपर लग सकता है, तो अडानी तो मोदी के सगे तो नहीं है ना। और ट्रंप ऑर्गेनाइजेशन की डायरेक्टली किसके पास ओनरशिप है, होल्डिंग किसके पास है? ट्रंप के परिवार के पास। लेकिन वो हिम्मत कहां से लाएंगे आप? सवाल तो हिम्मत लाने का है ना। अगर ट्रंप को इसी रिश्वत वाले मामले में, जो जज को रिश्वत वाला मामला है, इनकी जो भारत के अंदर एक्सपेंशन की सारी इनका भारत के अंदर जो बिजनेस पार्टनर है, दैट इज ट्राइबेका डेवलपर्स, उसके ऊपर वो आरोप है। तो आपके अगर पार्टनर के ऊपर आरोप है तो आप भी उसमें कवर होते हैं कहीं ना कहीं, डायरेक्टली इन्वॉल्व है। लेकिन ट्रंप को छुएगा कौन? और इसी गलतफहमी का और इसी भारत की कमजोरी का तो फायदा उठा रहा है। अगर एक नोटिस पकड़ा दीजिए आप ट्रंप ऑर्गेनाइजेशन को, इतने शहरों के अंदर तमाम वायलेशन होंगी। पिछले 8 महीने में, जब से ट्रंप दोबारा राष्ट्रपति बने हैं, नवंबर में चुनाव हुआ था, तब से लेकर के आज तक, शपथ से पहले ही उन्होंने भारत के अंदर जबरदस्त एक्सपेंशन किया है। और टू दैट एक्सटेंट भारत के अंदर तमाम शहरों में नए प्रोजेक्ट लेकर के आए हुए, गुड़गावा के अंदर, पुणे के अंदर, हैदराबाद के अंदर, मुंबई के अंदर, नोएडा के अंदर, बेंगलुरु के अंदर। और एक तरफ भारत की सबसे बड़ी दुनिया की तेज इकोनॉमी है, उसका फायदा उठा रहे हैं। और अपने जो मागा सपोर्टर्स हैं वहां पर अपनी दुकान बचाए रखने के लिए भारत को मृत अर्थव्यवस्था बता रहे हैं। और भारत के प्रधानमंत्री इसका कोई जवाब नहीं दे रहे। मैं बता रहा हूं आपको राय साहब, अगर एक नोटिस दे दिया जाए ना ट्रंप को, आज तो बच जाएंगे, उनका पूरा परिवार फंसेगा एफसीपीए में, जो रिश्वत वाला मामला है।
और यहाँ तो वो केस काफी एडवांस स्टेज में, जज को रिश्वत देने का मामला है। तो ये सारी चीजें बेसिकली, लेकिन उसके लिए आपके अंदर हिम्मत चाहिए। आप तो उसको यही जवाब नहीं दे पा रहे आज तक। 10 मई से लेकर के क्या आपने आज तक ये कहा कि भारत और पाकिस्तान का सीज फायर हमने अमेरिका के कहने से नहीं कराया? प्रधानमंत्री ने कह दिया कहीं? उसने तो 34 बार कह दिया। तो हम ज्यादा अपेक्षा कर रहे हैं मोदी जी से। ट्रंप और तरह का व्यक्ति है, और मोदी जी, अडानी का मामला हो या कोई मामला हो, मोदी केवल भारत में जितने राजनीतिक विरोधी है ना, उनका उपचार कर सकते हैं। बहुत इफेक्टिवली करके दिखाया उन्होंने। ट्रंप की तरफ देख के बताए, तब पता लगे 56 इंची वर्ल्ड लीडर, डंका, उन सारी बातों का तब पता लगेगा। ट्रंप और नहीं, इनको तो डायरेक्टली आप सीख सकते हैं। सारे 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 शहर आपके पास है, जांच एजेंसियां आपके पास है, करिए ना। कर रहा है जो कुछ, कोई भी प्रोजेक्ट रियल एस्टेट का, आपको क्या लगता है बिना वायलेशन के हो सकता है क्या? कर लीजिए, लेकिन हिम्मत चाहिए उसके लिए। हम फिलहाल यही कामना करें कि मोदी जी डरिए मत, आगे बढ़िए, देश आपका साथ देगा ऐसे मामलों में। क्योंकि ट्रंप जो जिस तरीके से आजकल वो टैरिफ पेनल्टी इत्यादि इत्यादि कर रहे हैं, वो दरअसल ब्लैकमेल भले ही आपको कर रहे हैं, लेकिन उसका अगर उसमें से कुछ भी चीजें होती हैं तो पूरा भारत भुगतेगा। तो ऐसे में भारत हर हाल में आपके साथ खड़ा है। आप आगे बढ़िए, नोटिस इशू करिए और ट्रंप साहब के संस्थानों को सीधा उनके बिजनेस को हिट करिए। जी सर। एक छोटी सी मैं जोड़ना भूल गया कि आज राहुल गांधी ने सुबह सुबह सबसे पहला काम ये किया कि पार्लियामेंट आने से पहले उन्होंने ट्वीट किया इसी मामले के ऊपर, और सिंबॉलिकली ट्वीट किया, पूरे देश को एक तरीके से संबोधित करते हुए। तो वो दर्शकों को बताना जरूरी, आप ट्वीट भी दिखाइएगा, हिंदी में मैं बता रहा हूँ, उन्होंने अंग्रेजी में किया है कि भारतीय कृपया समझे, प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रपति ट्रंप की बार बार धमकियों के बावजूद उनके सामने खड़े नहीं हो पा रहे हैं। इसका कारण अडानी के खिलाफ चल रही अमेरिकी जांच है। एक धमकी मोदी ए, अडानी अंबानी दोनों, उन्होंने एक का नाम नहीं लिया। एक धमकी मोदी ए और रूसी तेल सौदों के बीच वित्तीय संबंधों को उजागर करने की है। मोदी के हाथ बंधे हुए हैं। तो राहुल गांधी ने भी चंद शब्दों के अंदर जो ये पूरा का पूरा अडानी से लेकर के सारा जो मामला है, उसको चंद शब्दों में समेट करके गागर में सागर भरने का काम किया है, ताकि लोगों को ये ध्यान रहे कि देश में क्या हो रहा है और बाहर क्या हो रहा है, और मोदी अपने क्रोनी मित्रों के लिए क्या कर रहे हैं और क्यों ट्रंप से दबे हुए हैं। चंद लाइनों में उसने इसका भी करके दिखाया। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सर, हमसे बात करने के लिए। थैंक यू सो मच।